नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। और रोज की तरह ही हमारे साथ प्रोफेसर रवि कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में कुछ सवाल करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वे हमारी चैनल के साथ नियमित रूप से जुड़ें और नई परख को सब्सक्राइब करें। अभय सर, नमस्कार। नमस्कार। इंडिया गठबंधन में जो सीटों की बातचीत या सीट शेयरिंग की जो बातचीत हो रही है, उसमें क्या आपको लगता है कि एक तरह का धीमापन है, अविश्वास की कमी है, या वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है? हाल के दिनों के घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसमें दो बातें कहूंगा। पहली बात तो ये है कि इस इंडिया गठबंधन के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक प्रचार युद्ध चलाया जा रहा है। इस बात को कहने के बाद फिर हम लोग इसकी वो समीक्षा करेंगे जो होनी चाहिए। वो मनोवैज्ञानिक प्रचार युद्ध उस वक्त से शुरू हुआ है, बहुत ही चालाकी से चलाया जा रहा है। पूरा मीडिया इसमें भाग ले रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ताकि इस इंडिया गठबंधन के नेताओं को और उसकी तमाम गतिविधियों को निष्प्रभावी किया जा सके और जनता के सामने ये मैसेज, जनता के बीच में ये मैसेज भेजा जा सके कि ये लोग बेकार हैं और एकता नहीं कर सकते। सबसे पहला उस मनोवैज्ञानिक प्रचार युद्ध के सबसे बड़े शिकार नीतीश कुमार है, जो दरअसल इस इंडिया गठबंधन को बनाने में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। जिस दिन से नीतीश कुमार ने वो विधानसभा में एक थोड़ा सा अशोभनीय वक्तव्य दिया था, उसी दिन से लगातार बार बार ये कहा जा रहा है कि इनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है और तेजस्वी यादव इनके दिमागी संतुलन को बिगाड़ने के लिए लालू प्रसाद यादव का परिवार इनको एक खुफिया किस्म की दवा दे रहा है। ये बात लगातार कही जा रही है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये एनडीए में जाने वाले हैं क्योंकि ये नाराज हैं इंडिया गठबंधन में अपनी उपेक्षा से। दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ जाती हैं। जिस व्यक्ति का दिमागी संतुलन कमजोर हो गया है, वो इतनी बड़ी चाल तो नहीं चल सकता है कि वो फिर से पलटी मार के वहां चला जाए। तो एक तो ये प्रचार किया जा रहा है। दूसरा प्रचार ये किया जा रहा है कि कांग्रेस दो गुटों में विभक्त हो गई है। एक गुट की बागडोर राहुल गांधी के हाथ में है और दूसरे गुट की बागडोर प्रियंका गांधी के हाथ में है। और भाई बहन के दोनों गुट जो है वो एक दूसरे से जबरदस्त रूप से लड़ रहे हैं। अब आप देखिए, बिहार में जहां पे एनडीए कमजोर है, वहां पर इंडिया गठबंधन के हाथ से पहल छीनने के लिए या उसकी एकता में फूट डालने के लिए इस प्रकार का प्रचार युद्ध चलाया जा रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन की एंकर पार्टी है, उसको दो गुटों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये मनोवैज्ञानिक युद्ध इतना प्रभावी है कि जो लोग विपक्ष की एकता चाहते हैं कि हो, हमदर्दी रखते हैं, वो भी इस प्रचार युद्ध के शिकार हो गए। उनमें से भी कई लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि भाई कांग्रेस के अंदर तो ये भाई बहन के अंदर युद्ध चल रहा है, गुटबाजी चल रही है। और नीतीश कुमार जो है वो पलटी मारने वाले हैं, वो लोग भी कहते हुए मिल जाएंगे आपको। तो ये बहुत ही प्रभावी है और ये बहुत ही सोच समझकर बड़ी चालाकी के साथ में ये काम किया जा रहा है। तो पहली बात तो ये है कि इस प्रकार की बातें जो मीडिया में चलती रहती हैं, इनसे हम लोगों को बचने की जरूरत है, ऐसी मेरी मान्यता है। दूसरी बात यह है कि ये देर जरूर हो रही है इंडिया गठबंधन में आपसी तालमेल में, लेकिन आ, इसका किरदार एनडीए के किरदार से अलग है। एनडीए तो पहले दिन से ही, जब लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए बनाया था, तो पहले दिन से ही उसमें भाजपा का नेतृत्व सर्वमान्य है। एनडीए में कभी भी इसमें सवाल नहीं उठा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की हमेशा से, पहले क्षण से आज तक निर्विवाद, किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया है। उसकी नेता है, उसका चेहरा ही एनडीए का चेहरा होता है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहे 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी रहे हो, या पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी रहे हो। तो एनडीए में जब सीटों का तालमेल होता है तो वो दूसरे तरीके से होता है। उसमें भाजपा इतनी बड़ी और प्रभावी पार्टी है कि उसमें वो ज्यादा हंगामा नहीं होने देती, ज्यादा लगता नहीं कि कोई विवाद है। उसमें कुछ होता है विवाद, लेकिन भाजपा उसको ठीक ठाक कर लेती है। और हम जानते हैं कि जब वो विवाद बहुत गंभीर हो जाता है तो भाजपा के हाथ से भी निकल जाता है। जैसे महाराष्ट्र में निकल गया भाजपा के हाथ से। महाराष्ट्र में वो शिवसेना को अलग होने से नहीं रोक पाए हैं। किसान आंदोलन की वजह से पंजाब में वो विवाद निकल गया, उसमें पंजाब में वो अकाली दल को अलग होने से नहीं रोक पाए। जबकि ये दोनों भाजपा के सबसे ज्यादा विचारधारात्मक और पुराने सहयोगी थे। ध्यान कीजिए, अकाली दल ने अयोध्या में कार सेवकों का जत्था भेजा था और शिवसेना तो हिंदुत्ववादी है ही।
प्रकाश सिंह बादल कहा करते थे कि भाजपा से हमारा रिश्ता नाखून और मांस का रिश्ता है। अब लेकिन अलग हो गए, वहां भी अलग हो गए। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि भाजपा के अंदर भी इस प्रकार की तमाम गड़बड़ियां होती हैं और इस हद तक होती हैं कि भाजपा उसको संभालने में नाकाम रहती है। इस लिहाज से इंडिया गठबंधन की टूट की कोई भी खबर अभी तक विश्वसनीय ढंग से नहीं आई है। ये गठबंधन धीमी गति से चल रहा है लेकिन अपनी जगह पर कायम है। मैं ये मानता हूं कि जिसको वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा ने इसको ब्रिंकमैनशिप का नाम दिया है। अब ब्रिंकमैनशिप अंग्रेजी का एक शब्द है। ब्रिंकमैनशिप का मतलब ये होता है कि जो मीटिंग होने वाली हो, जिसके अंदर वार्ता हो रही हो, होने वाली हो, उससे पहले आप इस तरह की पैंतरेबाजी करने लगते हैं ताकि उस वार्ता में आपको अधिकतम लाभ मिल सके। तो इस प्रकार की ब्रिंकमैनशिप हो रही। इस ब्रिंकमैनशिप को से बचा जा सकता था। उसका तरीका ये होता कि इंडिया गठबंधन में विभिन्न दलों के, विभिन्न बड़े घटक दलों के प्रमुख नेताओं को, या जो नेता नामजद किए जाते हैं, तजुर्बेकार गंभीर नेता, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता और वो लोग आपस में बातचीत करते इन तमाम सवालों के ऊपर, बजाय इसके कि ये मीडिया में जाती बातचीत, आपस में बातचीत करते और धीरे धीरे करके वो सीटों के तालमेल की तरफ बढ़ते। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्योंकि ऐसा नहीं किया, इसलिए अब ये लगता है आपस में लतियाव हो रहा हो। लेकिन ये पहला दौर है और मैं ये मानता हूं कि जनवरी के 15 से 20 तारीख तक, यानी जनवरी के मध्य में, उसके आसपास ये लोग किसी ना किसी समझौते तक पहुंच जाएंगे। ये पहुंचना उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर हो सकता है कि हाथ से बाजी पूरी तरीके से निकल जाए। सुनने में यह भी आया है कि चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव को 1 महीना पहले कर सकता है। अगर उसने 1 महीना पहले कर दिया तो उनके पास और भी मौका कम रह जाएगा मौका। यानी फिर दिसंबर में होने की, मार्च में होने की बजाय फरवरी में ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी। फिर तो आपके पास 1 ही महीना बचा। इसके लिए जरूरी है कि जनवरी में ही ये अपना तालमेल कर लें। अगर हम नीतीश कुमार वाले मसले पर वापस आए तो जैसे उनके पार्टी के बारे में एक अफवाह उड़ी थी कि उनके पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा देने वाले हैं, तो वो इस्तीफा हुआ। तो इसी आधार पर जो खबरें हैं उनको विश्वसनीयता मिलती है कि काफी नाराजगी है। आज जो गिरिराज सिंह है उन्होंने यह बयान दिया कि नीतीश कुमार की सरकार जल्दी ही गिरने वाली है और कुछ विधायक जो है वो आरजेडी से जुड़ जाएंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। यही मनोवैज्ञानिक युद्ध है कि आप लगातार ये कहते रहे कि जो आरजेडी है उसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बड़ी बेचैनी है और उसके लिए वो नीतीश कुमार को पागल कर देने की दवा देने से लेकर और उनकी पार्टी को तोड़ने तक का काम कर सकते हैं। मेरा अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो बातें कही जा रही हैं, ये सारी बातें गिरिराज सिंह को कैसे पता है? भाई, नीतीश कुमार ने उस एक बयान को छोड़कर आमतौर और एक उसके बाद उन्होंने एक क्रोध में आके थोड़ा सा जीतन राम मांझी के खिलाफ भी एक बयान दिया था जो उन्हें नहीं देना चाहिए था। उन 2 वक्तव्यों को देने के बाद में उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया इससे लगे कि उनका मानसिक संतुलन खराब है या उन्हें कोई दिक्कत है। उनको कोई तेजस्वी यादव से उनका कोई झगड़े का कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास मौजूद। ये सही बात है कि वो कहते रहे हैं कि तेजस्वी यादव उनके उत्तराधिकारी हैं, तो उनके उत्तराधिकारी कहने से जो वहां के जो महागठबंधन में दिक्कतें पैदा हो सकती थी, तो जिनको छोड़ के जाना था वो छोड़ के चले गए। अब तो उसमें कोई छोड़ के नहीं जा रहा है। अब तो जो महागठबंधन है वो भी अपनी जगह सेट है और जो एनडीए है वो भी अपनी जगह सेट है और दोनों के बीच में लड़ाई होगी। सर्वेक्षण ये बताता है कि महागठबंधन एनडीए से ताकतवर है। सर्वेक्षण ये भी बताता है कि महाराष्ट्र में महागठबंधन एनडीए से ताकतवर है। सर्वेक्षण ये भी बताता है कि कर्नाटक में भाजपा पिछले नतीजों को नहीं प्राप्त कर पाएगी, कुछ कम हो जाएगा। तो सर्वेक्षण ये भी बताता है कि वहां पे भी पश्चिम बंगाल में भी भाजपा जरूरी नहीं है कि पिछले नतीजों को प्राप्त कर पाए। तो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक, इन चारों राज्यों को जोड़ दें तो 158 सीटें होती हैं। बहुत बड़ी। इसमें एनडीए ने पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था इन चारों राज्यों में। और ये 4 राज्य जो हैं वो एनडीए के लिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्िलीज हील, उसकी बहुत कमजोर कड़ी है। अगर इंडिया गठबंधन इन 4 राज्यों में ठीक से रणनीति बनाकर एनडीए को घटा दे तो भाजपा के लिए उन सीटों की भरपाई करने के लिए और कोई जगह मौजूद नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे मुकाम हैं जहां पर विपक्ष अपनी रणनीति ठीक करे
तो 2024 के चुनावी टक्कर में जान पड़ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो भाजपा को हरा ही देगा, मेरा कहना है कम से कम कोई टक्कर होगी, एक तरफा नहीं होगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कोई कह रहा है कि 350, अब तो इस तरह की बात चल रही है, मुझे लोग रास्ते में रोक के पूछते हैं तो क्या इस बार 400 सीटें मिल जाएंगी? और इतनी छोटी सी बात लोगों की समझ में नहीं आती कि 400 सीटें उस पार्टी को नहीं मिल सकती जो दक्षिण भारत से पूरी तरह साफ है। कांग्रेस ने 400 सीटें इसलिए 415 सीटें प्राप्त कर ली थी 1984 में, क्योंकि वो दक्षिण से लेकर और उत्तर पूर्व तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब जगह जीती थी। जब तक भाजपा दक्षिण भारत का कोड क्रैक नहीं करेगी, उसको कभी 400 सीटें नहीं मिलेंगी। लेकिन क्या ये जो पूरी अफवाहबाजी चल रही है, जिसके शिकार आपके अनुसार नीतीश कुमार हुए हैं, उसने भी इंडिया गठबंधन में उनकी दावेदारी को कमजोर किया है? शायद अन्य नेता सोचते हैं कि तो जा सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, तो इनको हम क्यों बनाए संयोजक? ये भी कारण मुझे तो लगता है मुझे तो नहीं लगता है कि नेता लोग नीतीश कुमार के बारे में ये सोचते होंगे। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी नीतीश कुमार के बारे में ये सोचते होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे नीतीश कुमार। ये मीडिया में कही जाने वाली बातें हैं, ये पत्रकारों के बीच में होने वाली चर्चाएं हैं। मैं नहीं, अगर नेता लोग इस तरह की बात सोचते हैं तो फिर उन नेताओं का फिर भगवान ही मालिक है जहां कहीं भी वो है। नेता लोग इस तरह नहीं सोचते। नेता लोगों को मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भी पूरा भरोसा है, जिस तरह राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बातचीत की वगैरह, मुझे नहीं लगता ये सब है। ये कयासबाजी का पूरा दौर जो है ना, इसीलिए मैं कहता हूं ये एक मीडिया में चलाया जाने वाला प्रचारात्मक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। ये जो राम मंदिर को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही हैं, और जो मीडिया का आपने एक आयाम का वर्णन किया, तो दूसरा आयाम ये भी है कि पूरी तरीके से टीवी पर राम मंदिर का मसला ही छाया हुआ है कि प्रधानमंत्री आज यहाँ गए, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, रेलवे को हरी झंडी दिखाई, और कुल मिलाकर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि बस अब राम मंदिर का ही मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो नहीं, क्या वो तो बनाया ही जा रहा है, वो तो त्रेता युग आ गया है भाई। हुँ, मैं इसको व्यंग में या उपहास करने के लिए नहीं कह रहा हूं। बात ये बाकायदा दावा है कि अयोध्या में त्रेता युग तैयार कर दिया जाए। पूरी तरीके से अयोध्या को एक ग्लोबल पैमाने पर एक बहुत बड़े धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। उसमें हजारों हजारों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। मंदिर अधूरा है अभी, लेकिन फिर भी उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जबकि सनातनी वैष्णवी परंपरा के मुताबिक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कभी नहीं की जाती है। इस बात को पूरी तरह बेपरवाह करके अपने राजनीतिक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। देश का राजनीतिक विमर्श पहले ही हिंदुत्व की तरफ झुका हुआ है। अब राम मंदिर के जरिए वो रुझान जो है अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाएगा। तो इसकी पूरी कोशिश क्या है? पूरा 2023 का, कम से कम 2023 के बाद के 6 महीने तो इसकी पूरी तैयारी और प्रचार के ही महीने हैं। 2023 में ये जो हुआ है उसकी परिणति 22 तारीख को होगी वहां। तो क्या इसका फायदा उन राज्यों में जिनका आपने पहले जिक्र किया, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, या मुख्य रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत आधार वाले क्षेत्र हैं वहीं उसको वहां फायदा होगा? देखिए, मैं हमेशा इस बात को एक रूपक के जरिए कहता हूं। मेरा मानना है कि राम मंदिर का मुद्दा महत्वपूर्ण है और हमेशा वो भारत के विमर्श को एक खास तरह का रुझान देने में उसकी निर्णायक भूमिका रही है। लेकिन उसके ऊपर वोट नहीं मांगे जाएंगे, ना वोट पड़ेंगे उसके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी ने उसका श्रेय ले लिया है, लेना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ही उसका आंदोलन चलाती रही है, बाकी किसी पार्टी ने चलाया नहीं है आंदोलन, तो उसको श्रेय मिल रहा है और पूरी तरीके से वो पृष्ठभूमि में रहेगा मुद्दा ये, और पृष्ठभूमि के जरिए वो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मुहिम को और ताकतवर बनाएगा, प्रभावी बनाएगा चुनावी मुहिम को। देखिए, मोदी जी के मन में बड़ी शंकाएं हैं। आपने मोदी जी का भी हाल का बयान नहीं देखा? अखबार वाले फौरन उस ऐसे बयान को जो है वो अंदर के पेजों में डाल देते हैं ताकि कोई पढ़ ना पाए। मोदी जी ने कहा है कि देश में एक आम सहमति बन चुकी है कि मिलीजुली सरकार ठीक नहीं होती है। मोदी जी ने क्यों कहना पड़ा मोदी जी को ये? क्योंकि लग रहा है कि अगर विपक्षी लोग एकताबद्ध होकर लड़ गए तो कहीं मिलीजुली सरकार की नौबत ना आ जाए, यानी, और वो मिलीजुली सरकार उनको भी बनानी पड़ सकती है और विपक्ष भी बना सकता है। दोनों ही बातें हैं। अगर मोदी की कम हो गए तो मोदी को मिलीजुली सरकार बनानी पड़ेगी, भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं रहा तो ये मोदी जी के मन में शंका है इस तरह की, इसीलिए उन्होंने ये वक्तव्य दिया।
एक तरह से वो अपने आप को आश्वस्त करने वाला वक्तव्य भी है और वो उनके मन की जो दशा है उसको भी दिखाता है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल अपनी जो विपश्यना में गए थे, शायद उससे वापस आ गए हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो पूरी बातचीत चल रही है गठबंधन की, उसमें उनकी उम्मीदें क्या हो सकती हैं 2024 के संदर्भ में, या पंजाब दिल्ली के संदर्भ में, या उससे कहीं बाहर भी उनकी उम्मीदें हैं? देखिए, पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में अगर समझौता नहीं हुआ तो ये चीज इंडिया गठबंधन के लिए भी ठीक नहीं रहेगी और विपक्ष की एकता के लिए भी ठीक नहीं रहेगी। पंजाब में बिना समझौते के भी वो लोग सीटें काफी जीत सकते हैं, अलग अलग भी जीत सकते हैं सीटें, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं। दिल्ली में अगर सब लोग अलग अलग लड़े तो भाजपा बड़े आराम से 7 सीटें जीतेगी। इसलिए पंजाब और दिल्ली को मिला जुलाकर एक पैकेज डील के तौर पर अगर वो लोग एक समझौता निकाल लें तो ये दोनों पार्टियों के हित में रहेगा। और इसमें उन्हें गुजरात भी शामिल करना चाहिए शायद। अब गुजरात में आम आदमी पार्टी को कितना वोट मिला था और उन्हें कितनी सीटें मिलनी चाहिए, अगर गुजरात शामिल कर लें और कांग्रेस अगर उस पर राजी हो जाती है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन पंजाब और दिल्ली तो निश्चित रूप से उन्हें समझौता करना चाहिए। कौन सा ऐसा राज्य जहां पर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली इंडिया गठबंधन को समझौता करने में, और वहां पर कुछ फ्रेंडली फाइट जैसी स्थिति भी आ सकती है? मुझे तो लगता है कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई क्या बिहार में क्या दिक्कत होगी? बिहार में कांग्रेस की क्या हैसियत है सब लोग जानते हैं। वहां तो तेजस्वी यादव की पार्टी ही ज्यादा सीटें लड़ेगी और सब लोग जानते हैं कि वही भाजपा को जगह जगह हरा भी जा सकती है। सबसे ज्यादा ताकतवर वही पार्टी है वहां पर। अब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ही सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी है, उसके मुकाबले कितनी कांग्रेस सीटें मांगेगी? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटें मांगेगी? कांग्रेस को भी ये पता है। और दूसरी पार्टियां जो कांग्रेस के प्रभुत्व वाले इलाके हैं उनमें कितनी सीटें मांगेंगे? अब दो प्रभुत्व वाले इलाकों में आम आदमी पार्टी का हस्तक्षेप हो गया है। एक तो पंजाब में तो आम आदमी पार्टी ने सत्ता ही जीत ली है, तो जाहिर है कि वो ज्यादा बड़ा हिस्सा चाहेगी। और गुजरात में भी उसने हस्तक्षेप कर दिया है, कांग्रेस जितना तो नहीं लेकिन उसका हस्तक्षेप तो है ही वहां पर। लेकिन बाकी जो बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे प्रांत हैं, वहां तो सीधे सीधे भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है। वहां पर दूसरी पार्टियां क्या दावेदारी करेंगी वहां? केरल में भी फ्रेंडली फाइट जैसी स्थिति आ सकती है। थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पे ऐसा नहीं होगा। एक छोटा-सा मामला और है, जो विनेश फोगाट हैं, उन्होंने अपने पदक को वापस करने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश की। उन्हें रोक दिया गया, प्रधानमंत्री के आवास की तरफ बढ़ने नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर क्या ये लगता है कि जो बृजभूषण शरण सिंह का मामला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी यह हिम्मत नहीं दिखा पा रही कि वो उनको एक किनारे पे पूरी तरीके से कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दे? देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने तो कहना शुरू कर दिया है कि मोदी ने अपने खिलाफ की जाने वाली साजिश को नाकाम कर दिया है। यानी वो ये मान रहे हैं कि ये सब जो पहलवान लड़कियां हैं ये एक तरह से मोदी विरोधी साजिश में लिप्त थी और मोदी ने एक ही झटके में वो जो फैसला, वो जो रेसलिंग फेडरेशन पहलवानी कुश्ती संघ का चुनाव खारिज किया, इससे मोदी ने उस साजिश को नाकाम कर दिया है। बीजेपी की समर्थक तो इस बात को इस तरीके से पेश कर रहे हैं। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन पहलवान लड़कियों को न्याय दिलाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। तो विनेश फोगाट हैं, साक्षी मलिक हैं, बजरंग पूनिया हैं, ये सब लोग या वो गूंगा पहलवान है, ये सब लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें करते रहना पड़ेगा संघर्ष। तो क्या इसे हम इस रूप में देख चुनाव सिर पे है, इसलिए उनके संघर्ष को ज्यादा धार भी मिल रही है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती है, तो क्या इसको हम एक लार्जर इमेज प्रोटेक्ट करने के रूप में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो वो हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, या फिर छोटे-छोटे नेताओं को संतुष्ट करने की रणनीति भी इसमें है कि बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है, मैंने नई परख के मंच पे कहा भी था कि भाजपा नैतिक रूप से कोई निर्णय नहीं लेती। भाजपा कानूनी दृष्टि से भी कोई निर्णय नहीं लेती। भाजपा सिर्फ चुनावी दृष्टि से निर्णय लेती। जितना उसे चुनाव में नुकसान होने का डर होता है उतना ही कदम वो पीछे खींचती है। आप देखिए वो जो टैनी साहब हैं, जिनके बेटे ने किसानों को कुचल दिया था, उनको कभी भी मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया। और अब बृजभूषण शरण सिंह को बिल्कुल आखिर में जब देखा कि जाट लोग नाराजी हो जाएंगे, तब
वो ये सब कदम उठाए गए। इससे पहले तो उनको पोक्सो से भी निकल जाने दिया गया एकदम। खुद उनको पुलिस ने उनकी मदद की। उनके ऊपर यौन शोषण का मुकदमा है, वो लटकाए हुए हैं, उसमें कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है लेकिन उसमें कोई असर नहीं है। जमानत मिली हुई है, अपने छाती तान के घूम रहे हैं। अगर हमारे आपके किसी खिलाफ पोक्सो में मुकदमा लग जाता, तो हम लोग पत्रकार हैं, थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, हमारा भी थोड़ा नाम और आवाज परिचय चले, हमें उठा के जेल में डाल दिया जाता। उसके बाद हमें जमानत लेनी पड़ती, जो बहुत मुश्किल से मिलती, हो सकता ना ही मिलती। लेकिन विष्णु शरण सिंह का बाल भी बांका नहीं हुआ, तो इसके खिलाफ संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।